हाउ आर यू। अभी लॉकडाउन का सेकंड फेज चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं। तो एज ए टीचर कुछ कर्तव्य हमारा भी बनता है कि जो स्टूडेंट घर पे बैठे हैं उनकी स्टडी बिना रुके कैसे आगे चले। तो हमने भी सोचा कि चलो आओ कुछ बच्चों के लिए करते हैं। और मैं साइंस टीचर के नाते 9th स्टैंडर्ड का ये मेरा पहला वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ के आए हो कि जो भी थिंग्स होती है तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर लिविंग थिंग्स की बात करें हम तो प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, वैसे वाले ऑर्गेनिज्म भी जो है जिसमें कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, देन आफ्टर algae हो सकती है और प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 8th स्टैंडर्ड में आप लोग ये सब पढ़ के आए हो। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो आप सबको पता है जैसे कि चेयर्स, टेबल्स, देन पेन, पेंसिल, नोटबुक, चॉकस्टिक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। ओके, तो ये सारी एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो थे नॉन लिविंग थिंग के। अगर ये दोनों के बीच का एक कोई थिंग है उसको अगर उसकी अगर हम बात करें तो वायरस, जो कि अभी वायरस के कारण कोरोना की बहुत ही ज़्यादा महामारी चल रही है, नोवेल कोरोना वायरस। तो मैं वायरस की कैटेगरी की बात करती हूँ जो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच वाली कैटेगरी में आता है। क्योंकि जो वायरस होते हैं वो वायरस वैसे तो लिविंग थिंग के अंदर जाके वो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज जहाँ तक वो बाहर पड़े रहते हैं वहाँ तक तब तक वो नॉन लिविंग थिंग के जैसे ही होते हैं। तो अगर लिविंग थिंग में अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग है। अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग हमेशा से अपने सराउंडिंग के प्रति बहुत ही जागरूक है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि भाई ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ कब हुई। तो वही कैटेगरी के हम भी हैं, आप भी हो। तो आपको भी और हमें भी हमेशा ये ख्याल आता रहता है ये चीज़ किसकी बनी होगी, ये चीज़ के अंदर तक जाए अगर उसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करें तो कब तक उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें जो चीज़ बनी है वो क्या कौन सा मटेरियल होगा, वो कौन सा मटेरियल होगा कि जिसकी ये चीज़ बनी है। ठीक है, तो कभी कपड़े परचेस करने जाते हैं हम तो पूछते हैं ना कि भाई ये कॉटन है, रेयन है, नायलॉन है, क्या है भाई, कौन सा मटेरियल है। ठीक है, वैसे ही मतलब कुछ चीज़ों में जैसे कि फर्नीचर की बात करो तो हम बोलते हैं ना कि ये वुडन का है, ये प्लास्टिक का है। तो ये सारी बात हो गई मटेरियल की। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में जिस चीज़ को मटेरियल बोलते हैं वही चीज़ को अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलने जाए तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मैटर्स। तो मैटर्स, अब मैटर्स की बात करें तो मैटर्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैटर्स वो होती है कि जिसका वॉल्यूम हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो वैसे तो हम भी बैठते हैं तो बैठने के लिए हमको भी जगह चाहिए। अगर वेइंग स्केल पे अगर अपने आप को मतलब रख दे तो वहाँ पे भी पता चलेगा कि भाई हमारा भी वेट है तो हम भी मैटर है। अगर आप
आपकी नोटबुक को वेइंग स्केल पे रख दो तो मतलब हाँ कुछ तो वेट दिखाएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है नोटबुक। तो नोटबुक भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो भी मैटर ही है। तो अपने सराउंडिंग की हम बात करें, अपने आप की बात करें, हमारे आजू बाजू के एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मैटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो मैटर तो हमने देख ली। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आती। तो डियर स्टूडेंट्स सोचो, आप भी सोचो थोड़ा, कौन सी चीज़ आ सकती है कि जिसको हम मैटर नहीं बोल सकते। तो कुछ ख्याल आ रहा है दिमाग में? बस, तो वही ख्याल जिसको कोई टच कर सकता है, जिसका कोई वेट होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। और अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो मुझे बच्चों आप लोगों से बहुत ही प्यार है, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने बैठी हूँ अभी, है ना। मेरे पास अभी इतने कुछ टूल्स भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास मेरा मोबाइल है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है। और अभी जो टाइम चल रहा है उसको हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्यार है आपके लिए वो भी क्या है, कोई टच तो नहीं कर सकता, बस आप लोग फील कर सकते हो। तो लव भी क्या है, नॉन मैटर की कैटेगरी में आता है। देन आफ्टर हेट है, फीलिंग्स है, कोई भी फीलिंग्स है, एंगर है, देन एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें भी नॉन मैटर की कैटेगरी में आता है। देन अगर बात करें साइंटिफिक कोई टर्म की, जैसे कि मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में भी क्या है, मैग्नेटिज्म को मतलब नेल जो है, आयन नेल, उसको पास ले जाओ तो वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, मैग्नेटिज्म भी हम देख नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉन मैटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अच्छे सपने आते हैं, बुरे भी आते होंगे। तो इन शॉर्ट कि सपने जो है वो भी नॉन मैटर की कैटेगरी में आते हैं। बर्थडे के दिन आपका केक काटना और साथ में फैमिली के मेंबर्स के साथ फोटोग्राफ लेना, ये क्या हुआ भाई? हाँ, ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? हम्म, अच्छी मेमोरी रखने के लिए। तो मेमोरी भी क्या है स्टूडेंट्स, मेमोरी भी नॉन मैटर ही है। ओके, तो ये तो अभी समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा कि मैटर क्या होती है और नॉन मैटर क्या होता है, ये दो कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। दूसरी बात कि हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि क्या जो भी मैटर होती है वो क्या कंटिन्यूअस होती है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि एक स्केल ले लेते हैं कि वुडन स्केल है, वो कैसी कंटिन्यूअस होती है, या फिर पार्टिकल्स यानी अगर रेत ले ले हाथ में, तो रेत को कैसे हम मतलब छोटे छोटे पार्टिकल देख सकते हैं ना। तो हमको ये ख्याल आता है कि क्या जो सारी मैटर है वो कंटिन्यूअस होगी या तो फिर कैसी होगी, पार्टिकल्स की होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ऐसा बोला कि जो ये मैटर है वो 5 चीज़ों की बनी है। कितने चीज़ों की बनी है डियर स्टूडेंट्स? 5 चीज़ों की बनी है। एक तो अर्थ, दूसरा स्काई, एयर, देन वाटर एंड फायर। तो बोलते हैं ना कि हम पंच तत्व से बने हैं, और एक कंप्लीट जो भी लाइफ स्पान होता है वो ओवर होने के बाद हम वापिस पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो इंडियन फिलोसोफर ने ऐसा बोला, उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर ने भी ये चीज़ को माना, उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने
सारी मैटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि मैंने बोला वैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मेरे पास ना तो ब्लैक बोर्ड है ना कोई और टूल्स है, तो हम नोटबुक से ही काम चलाएंगे। मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है जिसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आपको जो चीज़ें लगती है वो भी आप अपनी नोट में नोट डाउन कर लो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो कैटेगरीज होती है, तो अगर सारी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग में देखें तो उनके शेप्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनकी साइज़ भी डिफरेंट होती है, इवन उसका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। जैसे कि बात करें, कंपैरिजन करें तो टेबल्स, चेयर्स, कॉम, फॉर्क, ये सारी चीज़ों के शेप आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं ये। और अगर टेबल की भी बात करें, अगर एक टेबल की दूसरे टेबल के साथ कंपैरिजन करें तो भी मतलब उनकी साइज़ जो है, मतलब हम देख सकते हैं कि अलग अलग भी हो सकती है। अगर हम टेक्सचर के बारे में बात करें, टेक्सचर तो मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कि टेडी बियर है और एनिमल फर होता है, तो उसके ऊपर अगर हम हाथ घुमाते हैं तो बच्चों कैसा लगता है? हाँ, बिल्कुल स्मूथ सा फीलिंग आता है, स्मूथ स्मूथ लगता है। क्यों ऐसा? तो भाई क्योंकि सरफेस जो होती है उसमें जो हिल्स एंड वैलीज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि स्मूथ सरफेस होती है, इसीलिए हमें ये टेडी बेयर कैसा लगता है? टेडी बियर हमको सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है और अच्छा भी लगता है ना। बच्चे खेलते हैं, हाथ घुमाते रहते हैं टेडी बियर के ऊपर, तो अच्छा स्मूथ स्मूथ लगता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सैंड पेपर और टेडी बियर की कंपेयर करो, तो अगर दोनों पे हाथ घुमाते हैं तो कैसा लगता है बच्चों? सैंड पेपर पे हाथ घुमाने से रफ लगता है। ओके, वैसे ही अगर कोई वॉल है जिसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया है, ऐसे ही वॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया है लेकिन उसके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ है, ऐसे वाले वॉल के ऊपर भी हम जब हाथ घुमाते हैं तो वही फीलिंग्स आती है। कौन सी वाली? हाँ, सरफेस कैसी लगती है हमें? रफ लगती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम ये सब्सटेंस को, मैटर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि क्लोथ में भी टाइप्स होते हैं, नाइलॉन, कॉटन, पॉलिस्टर, रेयॉन वगैरह। यूटेंसिल में भी जो है वो कोई अर्धन का बना होता है, कोई ब्रास का बना होता है, कोई कॉपर का बना होता है। उसी तरह से अगर हम फर्नीचर की बात करें तो कुछ फर्नीचर प्लास्टिक के होते हैं, कुछ वुडन के होते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गई मटेरियल की बात। तो मटेरियल को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? मैटर बोलते हैं। तो मैटर की यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दे हैव मास एंड वॉल्यूम। तो बस दो चीज़ें याद रखनी है, दे हैव मास एंड वॉल्यूम। ओके, तो इंडियन फिलोसोफर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो पंच तत्व, किसके ऊपर से किया था? पंच तत्व, यानी कि 5 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट है एयर, सेकंड है अर्थ, थर्ड है फायर, फोर्थ है स्काई एंड फिफ्थ है वाटर। ओके, मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख के और उनका केमिकल नेचर देख के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं पहला टॉपिक लूँगी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर जो है कैसी बनी होती है,
उसके पार्टिकल्स होते हैं या वो कंटिन्यूअस होती है। तो उस चीज़ को जानने के लिए वैसे भी भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग जो होते हैं वो कोई भी चीज़ को ऐसे ही किसी ने कह लिया और मान नहीं लेते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, यस, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आओ बच्चों, यहाँ पे हम कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हो। अभी जो ये मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रैक्टिकल, तो उसको घर पे भी आप कर सकते हो। हाँ, और मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये फ्री टाइम में ये एक्सपेरिमेंट करना ज़रूर। एक ग्लास लेना, ग्लास के अंदर आधा भर देना, उसमें 1 स्पून जो है सॉल्ट डाल देना, उसके बाद उसको अच्छे से मिला लेना। ठीक है बच्चों। फिर जब सॉल्ट पूरा मेल्ट हो जाए, उसके अंदर पिघल जाए, देन आफ्टर क्या करना है आपको, स्पून से ऊपर से थोड़ा पानी लेना है और उसको टेस्ट करना है। उसके बाद पानी को थोड़ा नीचे से लेना है, उसको टेस्ट करना है और फिर कंपैरिजन करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट में आपको बताना है कि आपको टेस्ट कैसा लगा। दोनों ही जगह पे क्या आपको वाटर का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट लगा? पॉसिबिलिटी है, अगर अच्छे से आपने स्टर नहीं किया होगा तो नीचे की साइड पे थोड़ा खारापन ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छे से किया होगा, अच्छे से मिलाया होगा नमक को, तो चाहे आप कहीं से भी पानी लो, टेस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी देखो कि आप लोगों को सॉल्ट कहीं पे दिख रहा है, हिलाया ना बराबर से? हम्म नहीं दिख रहा है सॉल्ट। तो सोचो बच्चों, ये सॉल्ट गया कहाँ पे? कहाँ गया भाई? ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया? तो सॉल्ट कहाँ जाएगा? ये वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, मैंने ये डायग्राम में इस तरह से दिखाए हैं कि जो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो H2O के एटम्स है। तो जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट का क्या होगा? तो सॉल्ट जो है, ये बीच वाली जो स्पेस दिखती है ना, उसमें वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये वाटर के अंदर सॉल्ट ने अपनी जगह बना ली, उस तरीके से आपको भी दुनिया में अपनी जगह खुद ही बनानी होती है। ठीक है, जगह बनाने पे बनती है। तो ये था मोरल वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के जो जितने पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, स्पेस थी। ठीक है, और स्पेस के बीच में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी जगह बना दी। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं कि भाई जगह तो बना ली, लेकिन क्या वो कितने छोटे होंगे कि उन्होंने अपनी जगह बना ली? तो इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उसमें वाटर लेना है और वाटर के अंदर पिंच ऑफ KMnO4 डालना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। तो KMnO4 जो है वो वायलेट कलर का मतलब सॉल्यूशन बना देगा वाटर के साथ मिलके। फिर आपको डियर स्टूडेंट्स ये देखना है कि मतलब ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ये जो KMnO4 का सॉल्यूशन बना उसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेना है। लेकिन उससे पहले 10 ml सॉल्यूशन का कुछ करने से पहले हमको 4 बीकर जो है वाटर से भर के रेडी रखने हैं, जिसमें हर एक में 90 ml वाटर होना चाहिए। ठीक है, फिर जो फर्स्ट KMnO4 का सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया उसमें से 10 ml ये सॉल्यूशन लेके उसको मिलाना है फर्स्ट नंबर के बीकर के अंदर। तो क्या होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 90 ml प्लस 10 ml इज इक्वल टू 100 ml। फिर उसको अच्छे से हिला लेना है। उसके बाद उसमें से वापस 10 ml सॉल्यूशन लेना है
उसको डालना है दूसरे नंबर के बीकर में। तो यहाँ पे भी 90 ml वाटर ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था, उसके अंदर हम 10 ml डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। उसके बाद वापस इसमें से भी हमें क्या करना है, 10 ml लेके वापस अच्छे से उसको हिला लेना है। वैसे ही बस आगे आगे करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 बीकर्स लिए हैं, तो यहाँ तक हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और हर एक बीकर की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये वाला जो फर्स्ट बीकर है उसके अंदर के सॉल्यूशन की कंपैरिजन, उसके कलर की अगर हम कंपैरिजन फोर्थ वाले बीकर के साथ करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही, जो लास्ट वाला बीकर है उसके अंदर के सॉल्यूशन का कलर आपको फेड दिखेगा, यानी फर्स्ट वाला डार्क होगा, उससे सेकंड वाला थोड़ा और लाइट होगा, थर्ड वाला उससे भी लाइट होगा और फोर्थ वाला जो है उससे भी लाइट कलर का होगा। यहाँ पे वायोलेट कलर था, यहाँ पे लाइट वायोलेट हो जाएगा, धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी घटती जाएगी और लास्ट बीकर में आपको हल्का सा पिंक जैसा कलर दिखेगा, लेकिन कलर दिखेगा ज़रूर। उसका मतलब क्या होता है बच्चों, उसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स जो थे वो कितने छोटे थे कि यहाँ पे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लेने के बावजूद भी कलर की इंटेंसिटी चेंज होती गई, लेकिन कलर तो दिखा ही। मतलब पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होने चाहिए, तभी तो एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से चौथे में आए। समझे स्टूडेंट्स? तो आगे का टॉपिक हम देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में देखा वैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड सेकंड इज पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पहला तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देख लिया कि भाई उनके बीच में स्पेस होती है, लेकिन ये दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है हमें कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। तो उसको हम कैसे जाने भाई, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें करना क्या है कि भगवान की पूजा करने के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, इंसेंस, यानी कि धूप बत्ती का यूज़ करते हैं ना। तो धूप बत्ती को जब जलाया नहीं होता है तब आपको स्मेल आती है, नहीं आती है। लेकिन अगर उसको मतलब ऐसे ही रख छोड़ते हैं तो ऐसे कोई पूरे रूम में स्मेल नहीं आती, लेकिन अगर उसको हम जैसे ही जलाते हैं वैसे ही मतलब उसको एक कोने में भी रख छोड़े तो भी हमें पूरे रूम में उसकी स्मेल आती है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड यानी कि इंसेंस जो था वो अभी किस में मिल गया, एयर में मिक्स हो गया और इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई और वो पार्टिकल्स पूरे रूम में मूवमेंट करने लगे। इसीलिए हमको खुशबू भी आने लगी। देखो देखो आजू बाजू क्या है। अरे भाई मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो आप फ्री हो तो आपको मतलब बस खाने के बारे में ख्याल आ रहे हैं, नहीं ध्यान दो इधर। चलो अभी हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं लिक्विड प्लस लिक्विड का, जिसमें वाटर का फर्स्ट एग्जांपल है। वाटर एक बीकर में लेते हैं, उसके अंदर या तो ब्लू या तो रेड इंक डालनी है और उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही रख छोड़ना है। और दूसरा बीकर लेना है जिसके अंदर वाटर लेना है और हनी की 4-5 बूंदें डालनी है, फिर उसको ऐसे ही रख छोड़ना है। फिर डियर स्टूडेंट्स थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ी देर के बाद देखना है कि क्या मतलब वाटर के अंदर इंक मिक्स हो गई, वाटर के अंदर हनी मिक्स हो गया, और फिर देखना है कि इंक कब मिक्स हो जाती है, हनी कब मिक्स हो जाता है, मिक्स होता भी है या नहीं होता है, इंक मिक्स हो जाती है या हनी मिक्स हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने शायद ऑलरेडी करके देखा ही होगा, तो जब ये किया होगा तब आप लोगों को पता ही होगा। वैसे बचपन में मम्मी
कोई भी मेडिसिन पिलाने के टाइम पे उसके अंदर हनी मिलाते थे ना। तो आप अगर घर में हनी हो तो ग्लास में पानी लेके उसमें डाल के देखना क्या होगा। हनी जो है वो नीचे बैठ जाएगा, अगर आप उसको हिलाओगे नहीं तो हनी जो है वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों बच्चों, इंक की बात करें तो इंक थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी कंपेयर टू हनी। तो उसका रीज़न है कि दोनों की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। हनी जो है डेंसर है। ओके, अगर यही चीज़ की हम बात करें कि यहाँ पे हमने जो इंक डाली, पहले वाले बीकर को हम ऐसे ही रखा था, उसकी जगह पे जो ठंडा पानी लिया था पहले में, उसकी जगह हम हॉट वाटर ले तो क्या होगा। हॉट वाटर लेके अगर उसके अंदर हम इंक डाले तो क्या होगा। या फिर एक चीज़ ये कर सकते हैं, 2 बीकर लेने हैं, एक में कोल्ड वाटर लेना है, दूसरे में हॉट वाटर लेना है और दोनों के अंदर इंक डालनी है ताकि आप लोगों को ये चीज़ की कंपैरिजन हो जाए। ठीक है बच्चों। तो होगा क्या, तो होगा ये कि हॉट वाटर के अंदर आपको मूवमेंट ज़्यादा दिखेगी और उससे भी अच्छी मूवमेंट आपको देखनी है तो एक बीकर को स्टव के ऊपर रख दो, गैस स्टव के ऊपर रख दो और फिर मूवमेंट देखो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ऑर्डिनरी ग्लास के यूटेंसिल्स आप नहीं रख सकते हो। हाँ, स्टव के ऊपर ऐसे नहीं रख सकते हो। तो लेबोरेटरी में बोरोसिल चीज़ें हम यूज़ किया करते हैं। कोई चीज़ को गर्म करना हो तो ग्लासवेयर कौन से यूज़ करने चाहिए, बोरोसिल। यस, ताकि वो ऐसे आसानी से टूटते नहीं है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये जो मूवमेंट है उसको अगर हम साइंस की लैंग्वेज में अगर बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जो हॉट वाटर है उसमें सारे पार्टिकल जो है वो कौन सी एनर्जी है उनके पास, हाँ काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो मूवमेंट कर रहे हैं, है ना बच्चों। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे वैसे वैसे ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हीट को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों, अगर एक आयन का नेल लेते हैं, एक चॉपस्टिक लेते हैं और एक रबर बैंड लेते हैं, आयन के नेल को हम 1-2 बार हैमरिंग करेंगे तो क्या वो नेल ऐसे ही टूट जाएगा, नहीं बच्चों, ऐसे टूटेगा नहीं, टूटेगा। अगर चॉक लिया है, चॉक को हम ऐसे 1-2 बार नाइफ लेके उसके ऊपर घुमाएंगे, कट हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। और रबर बैंड को हल्के से स्ट्रेच करेंगे, क्या होगा, वो टूट जाएगा, नहीं। उसके लिए ये तीनों में भी हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ये नेल, चॉक एंड रबर जो मैटर के बने हैं, वो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कंपेयर में बाहर का फोर्स अगर उसको ओवरकम ना करे, उसको हरा ना दे, तब तक ना तो नेल टूटेगा, ना तो चॉक टूटेगा और ना ही रबर बैंड टूटेगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के वीडियो में मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज करते रहना है और उसको लिखना भी है आपकी नोट में, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस ना छूट जाए, है ना बच्चों। तो जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना
बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।